नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ सेल्फी खींचकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के साथ देशभक्ति के रंग में सराबोर राजधानी लखनऊ में आजादी के 78वें पर्व से पहले ही जश्न की शुरुआत कर दी गई है। शहर की फिजाओं में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों की गूंज के साथ तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी खुद भी कुछ दूर तक यात्रा में शामिल हुए और स्कूली बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक कदम मिलाए। इस खास मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ सेल्फी लेकर उनके उत्साह को दोगुना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के शौर्य, बलिदान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत काल में हम सबका कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें और तिरंगे को हर घर तक पहुंचाएं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह यात्रा उन वीर सैनिकों और महापुरुषों को नमन है जिनके बलिदान से हमें यह आजादी मिली है। हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, अपने महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो। इसे और प्रगाढ़ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में आज दोपहर 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 11 बजे तक के लिए विशेष चर्चा शुरू हो गई है। इसे यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। आज बुधवार से 24 घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिष्टावार ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार शाम 6 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है। सबसे ज्यादा 8 मंत्री तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रहेंगे। सदन में हर समय मंत्रियों की अनिवार्य मौजूदगी का रोस्टर बुधवार शाम 6 बजे से लागू होगा। इससे पहले सदन में 28 के अतिरिक्त अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक का समय 6 शिफ्ट में बांटा गया है। सिर्फ एक शिफ्ट 2 घंटे की होगी और 6 शिफ्ट 3-3 घंटे की रहेगी। वहीं आज विधान परिषद और विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा प्रारंभ हो गई है और विधानसभा में चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और जबकि विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद सबसे पहले अपनी बात रखने पहुंचे। वहीं विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा को लेकर सपा ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में मंगलवार को 6 विधेयक पारित हो गए। बनारस से शाहगंज जा रही एक यात्री बस और जौनपुर की ओर आ रहे एक ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक 2 वर्षीय बच्चा और 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। हादसा शाहगंज मार्ग पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में लगभग 25 से 30 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस चालक की लापरवाही के चलते बस दाहिनी ओर चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों का बायां हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बस चालक की गलती सामने आ रही है। मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। 7 लोग यहाँ पर आए। घटना को तत्काल संज्ञान लिया गया है पुलिस ने और उसमें एक महिला, एक बच्चा और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
इस घटना को संज्ञान लिया गया है। प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले हम लोग जो घायल हैं उनका समुचित इलाज कराएं। उसके लिए CMS साहब और यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रयास ये किया जा रहा है जो घटना में घायल हैं कोई कैजुअलिटी ना हो। ये घटना किससे किससे हुई? ये रोडवेज बस और ट्रक की घटना है और बाकी इसका संज्ञान लिया जाएगा, जांच कराई जाएगी कि कारणों से ये घटना है। कुछ गंभीर रूप से है क्या जो बनारस भेजने के लिए? एक गंभीर रूप से इन्होंने बताया डॉक्टर, उनको भेजा जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारणों की जांच कराई जाएगी। क्या अभी और भी घायल हैं जो आ रहे हैं? अब इसके लिए वहाँ पर जो पुलिस बल है वो बता सकता है कि क्या स्थिति है। देखिए वहाँ गंभीर रूप से 7 लोग घायल, उनमें से 7 लोगों को यहाँ सदर अस्पताल लाया गया था। उनमें से 4 लोगों का देहांत हुआ है। 3 लोग में से एक व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बाकी जो माइनर इंजरीज है वहाँ स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अधिकांश लोग ठीक हैं। अगर वहाँ पे किसी की आवश्यकता होगी इलाज कराने की तो उसको भी यहाँ मूव किया जाएगा। अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ है कि रोडवेज की बस रॉन्ग वे चली गई किसी कारणवश और रॉन्ग वे जाने के कारण सामने से आ रही ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पर जो हमारी क्षतिग्रस्त बस और ट्रक उन दोनों को रास्ते से हटाते हुए रास्ता के आवागमन को तत्काल रूप से चालू कर दिया गया। अभी कोई भी घायल बस के साथ फंसा हुआ नहीं है। सभी लोगों को प्राथमिक इलाज हेतु और टर्शरी इलाज हेतु मूव कर। ये माइनर इंजर्ड कितने लोग? जी ये खेतासराय थाना अंतर्गत गुरैना बाजार है वहाँ की। माइनर इंजर्ड कितने लोग जो लोकल CSC? जी उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। लगभग 12 लोगों के आसपास के। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक बहुत ही दुखद घटना हुई जहां एक पिता ने अपनी बेटी की बदनामी के डर से उसकी हत्या कर दी। अपनी बेटी का गला रेतकर उसने और सिर को धड़ से अलग कर दिया और फिर शव को शत विशत करके रजवाहा में फेंक दिया। आरोपी पिता अलीगढ़ से हाथरस आया था ताकि इस हत्या को अंजाम दिया जा सके। पुलिस ने 48 घंटे बाद इस पूरे केस का खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। मिली जानकारी के मुताबिक गांव बहरदोई के पास रजवाहा में 10 अगस्त को एक युवती का शव मिला और शव बहुत ही जला हुआ और शतविषक था। एक दिन बाद उसकी पहचान तमन्ना 19 वर्षीय के रूप में हुई। तमन्ना हजरत अली की बेटी थी और वह अधूना थाना के अकराबाद इलाके की रहने वाली थी। और आरोपी पिता का कहना है कि उसकी बेटी तमन्ना ने साल भर में कई बार घर से बाहर जाने की कोशिश की थी। आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी की बदनामी की समाज में बात हो रही थी, इसलिए वह परेशान था। उसने रानी के पिता रज्जो पहलवान से बात की और फिर आरोपी और उसकी पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। रात को तमन्ना को नशीला पदार्थ खिला दिया गया ताकि वह बेहोश हो जाए और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल छुरी भी बरामद कर ली है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद अलीगढ़ के अकराबाद थाने के जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका मैसेज आया कि ऐसी एक मिसिंग जो है बच्ची हमारे यहाँ की है। तब तुरंत वो टीम वहाँ पहुँची और फिर और भी उनसे ज़रूरी जो आवश्यक वो कॉन्टैक्ट शेयर किया गया। ठीक है, जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया। फिर उन्होंने और भी जगह पे इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के और भी प्लेटफॉर्म पे इसको भेजा तो ज्ञात हुआ कि उसकी शिनाख्त इस तरह से हुई कि जो उसने लोअर पहना हुआ था, लोअर का जो नीचे का लेसेस थे वो एक महिला आके बताई कि इसको मैंने ही तैयार किया है और मैंने अमुक जो लड़की है उसके लिए इसको बना के दिया था। ये बातें जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे अकराबाद के उससे करस्पॉन्ड हो रही थी, मेल खा रही थी। फिर हम लोग उनके घर पे पहुँचे और फिर उनसे जब साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि दरअसल ये जो बच्ची है वो अपने कहीं चली गई थी और जिससे कि इनके पिताजी नाराज़ थे और फिर इन्होंने अपने जो बच्ची की स्टेप मदर मतलब कि एक उनकी जो इसकी जो रियल मदर है वो अब साथ में नहीं रहती, स्टेप मदर और के साथ प्लान किया और इनके जो सौतेले नाना हुए मृतका के वो चंदपा थाना क्षेत्र के निवासी हैं जो बहरदोई के पास ही आता है, सुरसैन। और वहाँ पर इन्होंने सुरसैन के पास जो गांव है सुरसैन अल्लापुर, और वहाँ पर इनके जो नाना जी और जो मृतका के पिता और मृतका की सौतेली माँ उसको ये दोनों सब लेके इसके नाना जी के यहाँ गए और फिर इसको खाने में नशीला पदार्थ दिया गया जिससे कि ये बेहोश हो गई और फिर उसको उन्होंने गला दबा दिया वहीं पे जिससे उसकी मौत हो गई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के कई सांसदों के एक प्रस्ताव को मंगलवार को विचाराधीन स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। और इसके साथ ही न्यायमूर्ति वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। बिरला ने यह भी कहा कि 3 सदस्यीय समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ फर्जी, बेनामा, जालसाजी और धमकी जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन अपेक्षा सिंह की अदालत ने अजय सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया। मिली जानकारी के मुताबिक गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के बिटोरा गांव के रहने वाले अजय सिंह ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह और उन्हें अन्य आरोपी सहदेव यादव, पिंकू और कीर्ति सिंह ने मिलकर उनकी पत्नी मनीषा सिंह की बेनामा शुदा जमीन को फर्जी तरीके से दोबारा बेच दिया। उनका आरोप है कि आरोपियों ने पुरानी तारीख वाले स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल कर विक्रेता बिट्टन देवी को लालच दिया और दबाव में लेकर जमीन को दोबारा मिलितेश रस्तोगी और क्रांति सिंह के नाम पर बेनामा करवा दिया। इस बेनामे में 16 डिसमिल जमीन मिथिलेश रस्तोगी के नाम और बाकी जमीन कांति सिंह के नाम की गई। और अजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस फर्जीवाड़े का विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, साथ ही उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। जब इस मामले की कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद सिविल जज अपेक्षा सिंह ने अजय सिंह के आरोपों और प्रस्ताव साक्ष्यों प्रस्तुत को गंभीर मानते हुए मनकापुर कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने के आदेश दिए। पुलिस को 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दीपसराय इलाके में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के आरोप में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी विकास चंद्र ने सांसद पर 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और उनके मकान के अवैध हिस्से को 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया गया है। सांसद बर्क पर आरोप था कि उन्होंने दीपसराय में बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करवाया। इसको लेकर प्रशासन ने 5 दिसंबर 2024 को पहला नोटिस जारी किया था और मामले में कई सुनवाइयों के बाद 28 जुलाई 2025 को फैसला सुनाने की तारीख भी तय की गई, लेकिन अब जाकर एसडीएम ने फैसला सुनाया और मिली जानकारी के मुताबिक 1,35,000 का जुर्माना सांसद वर्ग पर लगाया गया है और इसके साथ ही सांसद द्वारा पेश किया गया संशोधित नक्शा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने 5,707 का शमन शुल्क जमा भी कर दिया है और फिर भी मकान का एक हिस्सा 1 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा हिस्सा अवैध घोषित किया गया है। एसडीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस अवैध हिस्से को 30 दिन के अंदर हटाना होगा। अगर तय समय में यह हिस्सा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई कर निर्माण गिरवा देगा। इसके अलावा सांसद को जुर्माने की राशि भी जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक आम निर्माण का नहीं बल्कि एक सांसद से जुड़ा है, जिससे यह और ज्यादा चर्चा में आ गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। आरबीओ एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था उसमें आज फाइनल ऑर्डर पास किया गया है और एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पिछली सुनवाई में दिया गया था, जिसको कंसिडर करते हुए शमन की कार्रवाई की गई है। उनका नक्शा एक्सेप्ट किया गया है, जो संशोधित नक्शा उनको देना था उन्होंने दिया था और कंपाउंडिंग की प्रोसेस की गई है। जो नियमानुसार शुल्क है उनको जमा करना होगा। ए के द्वारा उसका आवेदन किया गया है 5,707 रुपये। इसके अतिरिक्त जो एरिया सेटबैक में आता है वो कंपाउंडेबल नहीं है, उसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता था, जिसको नहीं किया गया है। वो एरिया लगभग 1 मीटर चौड़ाई और 14.3 मीटर की लंबाई है। उसमें जो भी निर्माण है वो उनको हटाना होगा। इसके अतिरिक्त धारा 9 के तहत 1,35,000 की पेनल्टी उन पर की गई है, क्योंकि बिना नक्शा पास कराए, बिना कोई सूचना दिए निर्माण हुआ है। इसके कारण से और 30 दिन का समय उनको दिया गया है जो सेटबैक वाला पोर्शन है उसमें निर्माण को हटाने के लिए। अगर 30 दिन में वो नहीं हटाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको
उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते एक महीने से प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से अब तक 500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई जिलों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सबसे चिंताजनक स्थिति फैजाबाद और अयोध्या जैसे इलाकों में देखी जा रही है, जहाँ बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और कई गाँवों में हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने का पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि आज यानी 13 अगस्त को प्रदेश के पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। खासकर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में खतरा ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून बारिश जारी है और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र और अरब सागर से आ रही नमी की वजह से मानसून में मजबूती आई है। मौसम विभाग की ओर से बुधवार को यूपी के पूर्वांचल और तराई के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 14 अगस्त यानी बृहस्पतिवार में पूर्वी यूपी में बारिश की तीव्रता घटेगी, हालांकि पश्चिमी यूपी में इसके बाद भी बारिश के आसार है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।